सभी का स्वागत है आज के इस नए गहन विश्लेषण में। आज की हमारी ये जो विस्तृत चर्चा है सच कहें तो थोड़ी डार्क है, थोड़ी रहस्यमयी और शायद थोड़ी सी डरावनी भी होने वाली है। बिल्कुल, डरावनी तो है। हाँ, तो आज हम जिस विषय के पन्नों को पलट रहे हैं वो है डार्क साइकोलॉजी और रणनीतिक हेरफेर के 10 नियम, या जिसे हम स्ट्रैटेजिक मैनिपुलेशन भी कहते हैं। एकदम सही। तो आज का हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हम ये समझना चाहते हैं कि कैसे हर रोज हमारे जाने बिना हमारी आंखों के ठीक सामने हमारे दिमाग के साथ खेला जा रहा है और हमें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल नहीं चलता। जरा सोचिए, क्या कभी हमने किसी मॉल से कुछ ऐसा खरीदा है जिसकी हमें बिल्कुल जरूरत नहीं थी? हाँ, अक्सर ऐसा होता है ना? घर आके लगता है कि ये मैंने क्यों ले लिया। या फिर क्या कभी हम किसी ऐसे रिश्ते या स्थिति में फंसे हैं जहां से बाहर निकलना मतलब नामुमकिन सा लगता है, जहां हमारी अपनी ही सोच हम पर हावी हो जाती है? जी, आज हम इन्हीं सवालों की तह तक जाएंगे। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि इंसानी दिमाग बहुत ही जटिल और अद्भुत है। लेकिन ये हर समय पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकता। तो ऊर्जा बचाने के लिए हमारा दिमाग कुछ खास पैटर्न या शॉर्टकट्स पर काम करता है, जिन्हें मेंटल शॉर्टकट्स कहते हैं। सही कहा। और डार्क साइकोलॉजी कोई काला जादू नहीं है, ये बस हमारे दिमाग के इन्हीं शॉर्टकट्स को हैक करने का एक तरीका है। मतलब ये हमारी ही कमजोरियों का फायदा उठाते हैं? बिल्कुल। पर मैं यहाँ एक बात साफ कर दूं कि आज की हमारी ये चर्चा इन तकनीकों का इस्तेमाल करके दूसरों को मैनिपुलेट करना सिखाने के लिए बिल्कुल नहीं है। हाँ, हमारा वो उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। बल्कि ये जानकारी एक ढाल की तरह है। ये समझना जरूरी है कि ये गेम कैसे खेला जाता है ताकि हम सब खुद को इन दिमागी खेलों से बचा सकें। बहुत सही बात कही आपने। जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हम किसी गेम का हिस्सा हैं, तब तक हम बचाव कैसे करेंगे? एकदम सही। तो चलिए बाजार और हमारे रोजमर्रा के फैसलों के मायाजाल से शुरुआत करते हैं। जी। सबसे पहला नियम, सबसे आम और रोजमर्रा का उदाहरण है रेसिप्रोसिटी, यानी लेन देन का भाव। हाँ, हम सब कभी न कभी किसी बड़े सुपरमार्केट में गए हैं जहां मुस्कुराते हुए लोग हमें फ्री सैंपल्स देते हैं, जैसे कोई छोटा सा बिस्किट का टुकड़ा या किसी नए फ्लेवर के जूस का घूंट। उस पर लगता है कि वाओ, ये कंपनी तो बहुत दयालु है। लेकिन असल में उस एक छोटे से बिस्किट के पीछे एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान काम कर रहा होता है। मतलब वो दयालुता नहीं है? वो दयालुता बिल्कुल नहीं है। वो मनोवैज्ञानिक कर्ज या जिसे साइकोलॉजिकल डेप्ट कहते हैं, उसकी एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। देखिए, हम इंसान लाखों सालों के विकास के बाद सामाजिक प्राणी बने हैं। हमारी एक गहरी अवचेतन प्रोग्रामिंग है कि अगर कोई हम पर कोई एहसान करता है या हमें कुछ मुफ्त देता है, हाँ, तो हमारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है। हमें लगता है कि हमें भी बदले में कुछ देना चाहिए। और डार्क साइकोलॉजी इसी खुजली का फायदा उठाती है। बिल्कुल। जब कोई वो फ्री बिस्किट खा लेता है तो अवचेतन रूप से वो उस कंपनी का कर्जदार बन जाता है। ओहो। उसी कर्ज को उतारने के दबाव में और उस मुस्कुराते हुए प्रमोटर को निराश न करने के चक्कर में अक्सर लोग पूरा का पूरा पैकेट खरीद लेते हैं। ये तो बहुत ही आम बात है। और ये सिर्फ बिस्किट तक सीमित नहीं है, रिश्तों में भी तो यही होता है ना। कैसे? मतलब जब कोई शुरुआत में ही जरूरत से ज्यादा तोहफे या मदद देने लगता है तो वो प्यार कम और एक तरह का इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, ताकि आगे चलकर जब वे कोई बड़ी मांग करें तो हमें ना कहने में संकोच हो। जी। इसका बचाव तो यही लगता है कि हमें खुद को ये याद दिलाना होगा कि हर गिफ्ट का जवाब गिफ्ट से देना जरूरी नहीं है। बिल्कुल जरूरी नहीं है। एक साधारण और प्यार भरा शुक्रिया कहना भी पूरी तरह से काफी है। एकदम सही। शुक्रिया अपने आप में एक पूरा वाक्य है। यह हमें उस मनोवैज्ञानिक कर्ज से तुरंत मुक्त कर देता है। चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं, क्योंकि ये कर्ज वाली बात सीधे हमारे एक और बड़े मानसिक शॉर्टकट से जुड़ती है। नियम 2, स्कार्सिटी, यानी कमी का डर। ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए हम सब ने वो लाल रंग का टिक टिक करता टाइमर देखा होगा। हाँ, जो कहता है सिर्फ 2 घंटे का ऑफर। या फिर स्क्रीन के कोने में एक छोटा सा मैसेज पॉपअप होता है कि इस वक्त 15 लोग और इसी होटल के कमरे को देख रहे हैं। और उस वक्त ऐसा पैनिक मचता है दिमाग में, जैसे अगर अभी बाय नाउ पर क्लिक नहीं किया तो जिंदगी की सबसे बड़ी डील हाथ से निकल जाएगी। वो टाइमर कोई इत्तेफाक नहीं है, वो सीधे हमारे दिमाग के उस आदिम हिस्से पर वार करता है जहां लॉस यानी नुकसान का डर बसता है। एवोल्यूशन के दौरान की बात है ना ये? बिल्कुल। विकास क्रम के दौरान जिस इंसान ने खाना या संसाधन खो दिया वो जिंदा नहीं बचा,
इसलिए नुकसान का डर हमारे अंदर बहुत गहराई तक बैठा है। जब हमारे दिमाग को लगता है कि कोई चीज खत्म होने वाली है, तो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तार्किक सोच के लिए जिम्मेदार होता है, वो काम करना धीमा कर देता है। मतलब हम सोचना बंद कर देते हैं और घबराहट में फैसला ले लेते हैं। हाँ, इसका सबसे बेहतरीन और क्लासिक उदाहरण हीरे हैं, डायमंड्स। अरे हाँ, हीरो की कहानी तो मतलब मार्केटिंग की दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। बिल्कुल। हीरे इतने महंगे इसलिए नहीं है क्योंकि वे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत उपयोगी हैं। तकनीकी रूप से देखें तो वे बस चमकते हुए पत्थर हैं। सही कहा। लेकिन उनकी कीमत इतनी ज्यादा इसलिए है क्योंकि बरसों से कंपनियों ने उनकी सप्लाई को अपने कंट्रोल में रखा है और दुनिया को ये विश्वास दिलाया है कि हीरे बहुत दुर्लभ हैं। उनकी कमी का ये भ्रम ही उनकी असली कीमत तय करता है। तो जब भी वो ऑनलाइन टाइमर दिखे या लिमिटेड एडिशन का टैग नजर आए, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बस रुककर एक गहरी सांस लेनी चाहिए, खुद से पूछना चाहिए कि क्या सच में इस चीज की जरूरत है, या सिर्फ इसके छिन जाने का डर हमें इसे खरीदने पर मजबूर कर रहा है। एकदम सही। और ये डर तब और भी खतरनाक हो जाता है जब इसे फैलाने वाला कोई ऐसा इंसान हो जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। हाँ, ये तीसरा नियम है अथॉरिटी, यानी अधिकार का प्रेशर। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि बड़ों की, टीचर्स की, पुलिस की बात माननी चाहिए, जो कि समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए ठीक भी है। लेकिन जब हम एक सफेद कोट वाले डॉक्टर या यूनिफॉर्म वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हमारी सवाल पूछने की क्षमता जैसे शून्य हो जाती है। हम अपने आप आज्ञाकारी बन जाते हैं। ये कंडीशनिंग इतनी गहरी है कि हम अथॉरिटी फिगर के सामने अपने खुद के नैतिक मूल्यों को भी ताक पर रख सकते हैं। क्या इसका कोई मनोवैज्ञानिक प्रमाण है? हाँ, मनोविज्ञान के इतिहास में मिलग्राम एक्सपेरिमेंट इसका सबसे चौंकाने वाला और सच कहूं तो डरावना उदाहरण है। ये एक्सपेरिमेंट क्या था? इस प्रयोग में आम लोगों को एक कमरे में बैठाया गया और एक सफेद कोट पहने हुए वैज्ञानिक ने उन्हें निर्देश दिए। उन्हें कहा गया कि जब भी दूसरे कमरे में बैठा व्यक्ति, जो असल में एक एक्टर था, किसी सवाल का गलत जवाब दे तो उसे बिजली का झटका देना है। बाप रे। और जैसे जैसे गलतियां बढ़ती गईं, वैज्ञानिक ने झटके की इंटेंसिटी बढ़ाने को कहा। और सबसे भयानक बात यह थी कि दूसरे कमरे से उस एक्टर के चीखने और दर्द से कराहने की आवाजें आ रही थी। कोई भी आम इंसान ऐसी चीखें सुनकर रुक जाना चाहेगा। बिल्कुल। कई लोगों को पसीना आ रहा था, वो घबरा रहे थे, वो रुकना चाहते थे। तो वे रुके क्यों नहीं? क्योंकि जब भी ये झिझकते, वो सफेद कोट वाला वैज्ञानिक बहुत ही शांति से कहता, प्रयोग का जारी रहना जरूरी है, कृपया आगे बढ़े। और सिर्फ इतने से निर्देश पर लोगों ने बात मान ली? नतीजे बहुत हैरान करने वाले थे। 60% से ज्यादा लोगों ने सिर्फ उस अथॉरिटी के दबाव में आकर उस अनजान व्यक्ति को जानलेवा स्तर यानी 450 वोल्ट तक के झटके दे दिए। ये तो सच में रूह कंपा देने वाला है। और डार्क साइकोलॉजी में इसी अथॉरिटी का फायदा उठाया जाता है। टीवी विज्ञापनों में जब कोई टूथपेस्ट या हेल्थ ड्रिंक बेचना होता है, तो वे एक साधारण एक्टर को सफेद कोट पहना देते हैं। बिल्कुल। और हमारा दिमाग बिना सवाल किए मान लेता है कि ये कोई मेडिकल एक्सपर्ट है। ये सच में हमें सोचने पर मजबूर करता है। बचाव का एक ही तरीका समझ आता है, हमें सवाल पूछने की आदत डालनी होगी। हाँ, अंधभक्ति से बचना होगा। हमें ये सोचना होगा कि जो व्यक्ति हमें कुछ बता रहा है, क्या वो सच में उस विषय का एक्सपर्ट है या सिर्फ अथॉरिटी का एक मुखौटा पहने हुए हैं। एकदम सही। और ये दबाव सिर्फ बाहरी लोगों से नहीं आता। कई बार हम खुद को भी एक जाल में फंसा लेते हैं, जिसे हम कंसिस्टेंसी या लगातारता का चक्कर कहते हैं। हमारा चौथा नियम, बाजार की भाषा में इसे फुट इन द डोर तकनीक कहा जाता है ना? हाँ, ये बहुत ही चालाकी भरी तकनीक है। इसमें सामने वाला आपसे शुरुआत में कोई बहुत बड़ी मांग नहीं करता। वो एक बहुत ही छोटी सी चीज से शुरुआत करता है, जिसे ना कहना थोड़ा अजीब लगता है। जैसे कोई ऐप डाउनलोड करना जिसमें 7 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है। हम सोचते हैं चलो पैसे तो लग नहीं रहे हैं, ट्राई कर लेते हैं। और फिर क्या होता है? हम अपना अकाउंट बनाते हैं, थोड़ा समय बिताते हैं और फिर 7 दिन बाद वो चुपचाप एक प्रीमियम अपग्रेड में बदल जाता है या सालाना सब्सक्रिप्शन कट जाता है। बिल्कुल। और हम उसे कैंसिल करने के बजाय पैसे देते रहते हैं क्योंकि हमने पहले ही उसमें अपना समय और एक छोटा सा फैसला इन्वेस्ट कर दिया था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसानी फितरत हमेशा अपने पुराने फैसलों के प्रति कंसिस्टेंट या स्थिर देखना चाहती है। मतलब हम खुद को गलत साबित नहीं करना चाहते। सही कहा। अगर हमने एक बार किसी चीज के लिए हाँ कह दिया, भले ही वो बहुत छोटी चीज हो, तो मनोवैज्ञानिक रूप से अगली थोड़ी बड़ी चीज के लिए हाँ कहना हमारे लिए आसान हो जाता है। हम खुद को ये विश्वास दिलाते हैं कि मैंने पहले भी तो ऐसे चुना था, तो ये सही होगा। एक चतुर सेल्समैन पहले आपसे सिर्फ आपके 2 मिनट का समय मांगेगा, फिर वो आपको सिर्फ डेमो देखने के लिए मनाएगा। और एक बार डेमो देख लिया तो? जब आप डेमो देख लेंगे तो आपके लिए बिना कुछ खरीदे वहां से उठना
मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत भारी हो जाएगा। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख यह है कि हमें उस पहली हाँ को लेकर बहुत सतर्क रहना चाहिए। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, हमें ये स्वीकार करना होगा कि फैसला बदलना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ। अगर हमने कल कोई सहमति दी थी और आज हमें वो गलत लग रही है, तो हमें कदम पीछे खींचने का पूरा हक है। 100%। अपना मन बदलना हमारा अधिकार है। चलिए, अब तक हमने बाजार और मार्केटिंग के मायाजाल को समझा, लेकिन अब इस गहन विश्लेषण के दूसरे हिस्से में चलते हैं, जहाँ बातें थोड़ी और व्यक्तिगत हो जाती हैं। हाँ, समाज और हमारी भावनाओं के शोषण की बात। इसमें हमारा 5वां नियम आता है, लाइकिंग, यानी पसंद किए जाने का खेल। ये बहुत दिलचस्प है। मुझे तुरंत उन टुपरवेयर पार्टियों या घर पर होने वाली डायरेक्ट सेलिंग मीटिंग्स की याद आ रही है। वो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब हम वहां जाते हैं, कोई अपनी ही दोस्त या रिश्तेदार चाय नाश्ता करवाती हैं, मुस्कुराकर बात करती हैं, और फिर हम अचानक से 5-6 ऐसे प्लास्टिक के डिब्बे या महंगे सप्लीमेंट्स खरीद लेते हैं जिनकी हमारे किचन में कोई जरूरत नहीं थी, और हमारा बटुआ खाली हो जाता है और अलमारी भर जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उस दोस्त को ना बोलकर उसे बुरा फील नहीं करवाना चाहते थे। हम उन लोगों की बात बहुत आसानी से मान लेते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, और सेल्स प्रोफेशनल्स इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उन्हें तो शायद इसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। बिल्कुल, ट्रेनिंग दी जाती है कि वे ग्राहकों की तारीफ करें, जैसे आप पर ये रंग बहुत जच रहा है या आपकी चॉइस बहुत क्लासी है। झूठी तारीफ है। हाँ, जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, हम अच्छा महसूस करते हैं और हम अनजाने में उस इंसान को पसंद करने लगते हैं। और जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हमारे लिए उसकी बात काटना या उसके प्रोडक्ट को रिजेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही कहा। तो यहाँ अपने आप को बचाने का सीधा सा मंत्र है, भावनाओं और व्यापार को अलग रखना। अगर कोई तारीफ कर रहा है तो उसका मुस्कुराकर शुक्रिया अदा करना ठीक है, लेकिन उस तारीफ के बदले में अपना बैंक बैलेंस खाली करना जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही। भावनाओं और तथ्यों को अलग रखना जरूरी है। भावनाओं की बात हो ही रही है तो हमारा 6वां नियम, भीड़ की मानसिकता को कैसे भूल सकते हैं? सोशल प्रूफ, यानी भीड़ का झूठ। ये आज के सोशल मीडिया के दौर में बहुत बड़ा हथियार है। हम अक्सर ऐसा मानते हैं कि अगर किसी रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लाइन लगी है तो वहां का खाना दुनिया में सबसे अच्छा ही होगा। या ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए हम उसी प्रोडक्ट को चुनते हैं जिस पर लिखा होता है 50,000 लोगों ने खरीदा। लेकिन सोर्स मटेरियल में कैम्ब्रिज एनालिटिका का जो उदाहरण है वो बताता है कि ये भीड़ अब कितनी आसानी से नकली बनाई जा सकती है। कैम्ब्रिज एनालिटिका का मामला सोशल प्रूफ के डार्क साइड का सबसे बड़ा सच है। अगर हम निष्पक्ष रूप से देखें तो उन्होंने राजनीतिक अभियानों में क्या किया था उन्होंने डेटा का इस्तेमाल करके लोगों के सोशल मीडिया फीड्स को ऐसे कस्टमाइज किया कि एक आम इंसान को लगने लगा कि उसके सारे दोस्त, उसका पूरा शहर एक ही खास राजनीतिक विचारधारा का समर्थन कर रहा है। मतलब उन्होंने एक नकली सहमति का माहौल बना दिया। हाँ, बिना किसी राजनीतिक पक्ष की बात किए तकनीक के नजरिए से देखें तो उन्होंने बस एक इल्यूजन क्रिएट किया। और जब हमें लगता है कि हमारे आसपास के सभी लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं तो हम बिना सोचे समझे उसी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि हम अलग थलग नहीं पड़ना चाहते। बिल्कुल। असमंजस की स्थिति में हमारा दिमाग दूसरों की तरफ देखता है कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन इतिहास हमें बार बार ये याद दिलाता है कि भीड़ हमेशा सही नहीं होती। जैसे गैलीलियो का उदाहरण, ऐतिहासिक उदाहरण लें। एक समय था जब पूरी दुनिया, पूरी भीड़, बड़े बड़े विद्वान ये मानते थे कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ये उस वक्त का सोशल प्रूफ था। हाँ, लेकिन गैलीलियो ने तथ्यों को देखा और बताया कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है। इसलिए भीड़ के पीछे आंख बंद करके चलने के बजाय क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ये देखना जरूरी है कि वो भीड़ असली है भी या नहीं। एकदम सही। भीड़ के इस धोखे से निकलकर अब हम उस तकनीक पर आते हैं जो शायद पूरी डार्क साइकोलॉजी में सबसे भयानक है। हमारा 7वां नियम, गैस लाइटिंग। ये सच में बहुत डरावना है। ये कोई बाजार की रणनीति नहीं है, ये एक दिमागी जंग है। ये वो स्थिति है जहां एक इंसान को अपनी ही याददाश्त, अपने ही होश और अपनी ही सच्चाई पर शक होने लगता है। गैस लाइटिंग मानसिक शोषण का सबसे क्रूर रूप है। ये शब्द कहाँ से आया? ये शब्द एक पुराने नाटक और फिल्म से आया है, जहां एक पति घर की गैस लाइट को थोड़ा धीमा कर देता है और जब उसकी पत्नी पूछती है कि क्या रोशनी कम हो गई है, तो वो कहता है कि नहीं, रोशनी तो वैसी ही है। अच्छा। वो कहता है शायद तुम्हारी आंखों या दिमाग में कोई खराबी है, और धीरे धीरे वो औरत सच में खुद को पागल समझने लगती है। असल जिंदगी में टॉक्सिक रिश्तों में ये बहुत आम है। बहुत ज्यादा आम है। जब कोई लगातार ये कहे कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं, या तुम पागल हो गए हो, या फिर तुम्हें चीजें याद नहीं रहती, तुम हर बात का बतंगड़ बनाते हो। हाँ। और जब ये लगातार होता है तो इंसान का अपना आत्मविश्वास पूरी तरह टूट जाता है। वो सोचने लगता है कि शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मेरी ही याददाश्त खराब है। और जब आप अपने ही दिमाग पर भरोसा करना बंद कर देते हैं
तब मैनिपुलेट करने वाला इंसान आपको पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि अब आप अपनी हर सच्चाई के लिए उसी पर निर्भर हो जाते हैं। इस भयानक जाल से बचने का एक बहुत ही कारगर और प्रैक्टिकल तरीका है। वो क्या है? चीजों को डायरी में लिखना या रिकॉर्ड रखना। जब आपके पास अपनी सच्चाई का एक लिखित सबूत होता है तो गैसलाइटिंग का वो भ्रम काम नहीं करता। आप खुद को याद दिला सकते हैं कि नहीं, मुझे याद है और मैंने ये लिखा था। ये डायरी वाली सलाह बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन ये सवाल उठता है कि लोग ऐसे रिश्तों में फंसते ही क्यों हैं? इसका जवाब हमारे अगले नियम में छिपा है। 8वां नियम, लव बॉम्बिंग, यानी प्यार का धोखा। हाँ, कोई भी रिश्ता गैसलाइटिंग से शुरू नहीं होता। शुरुआत में इतना ज्यादा प्यार, इतने महंगे गिफ्ट्स, इतने मैसेज और इतनी अटेंशन मिलती है कि इंसान को लगता है जैसे उसे कोई फेरी टेल या सपनों की दुनिया मिल गई हो। वो बेतहाशा अटेंशन असल में एक जाल होता है। अच्छा? जब किसी इंसान पर इस तरह प्यार की बारिश की जाती है तो वो उस अटेंशन का आदी हो जाता है, और जब वो पूरी तरह से निर्भर हो जाता है तब असल खेल शुरू होता है। कंट्रोल का खेल। जी, अचानक वो प्यार शर्तों में बदल जाता है। लव बॉम्बिंग करने वाला इंसान अब कहेगा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें अपने उन दोस्तों से मिलना छोड़ना होगा, या फिर तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा इसलिए तुम्हें ये नौकरी छोड़नी होगी। ये प्यार नहीं है, ये विशुद्ध रूप से भावनात्मक ब्लैकमेल है। और इससे बचने के लिए ये देखना जरूरी है कि रिश्ते की रफ्तार क्या है। अगर कोई इंसान एक हफ्ते में जिंदगी भर के वादे कर रहा है और आपकी सारी पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश कर रहा है तो वहां रेड फ्लैग दिख जाना चाहिए। अपनी सीमाएं या बाउंड्रीज तय करना बहुत जरूरी है। और बाउंड्रीज तय करना हमें एक और बड़े हथियार से बचाता है, हमारा 9वां नियम, गिल्ट ट्रिप, यानी अपराध बोध का बोझ। अगर प्यार से काम ना बने तो सामने वाले को गिल्ट में डाल दो। रोजमर्रा की जिंदगी में हम ऐसे जुमले लगातार सुनते हैं। हाँ, जैसे कोई पेरेंट कहेगा, हमने अपना पेट काट कर तुम्हें इतनी मेहनत से पढ़ाया और तुम हमारी इतनी सी बात नहीं मान सकते। या फिर ऑफिस में कोई बॉस कहेगा, मैंने पूरी टीम में सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर किया था और तुम वीकेंड पे काम करने से मना कर रहे हो। गिल्ट एक बहुत ही भारी भावना है। जब हम किसी को अपराधी महसूस करवा देते हैं तो उससे अपना मनचाहा काम निकलवाना बहुत आसान हो जाता है। हम सिर्फ उस अपराध बोध से छुटकारा पाने के लिए वो कर गुजरते हैं जो हम असल में नहीं करना चाहते। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बहुत ही कड़वा लेकिन जरूरी सच समझना होगा। वो क्या? इस दुनिया में कोई भी वयस्क व्यक्ति किसी दूसरे वयस्क व्यक्ति की खुशी के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर हमने कोई असली गलती नहीं की है तो उस थोपे गए अपराध बोध को अपने कंधों पर लेने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब बिना किसी गिल्ट के, बिना गुस्सा किए शांति से ना कहना एक बहुत ही जरूरी कला है जो हम सबको आनी चाहिए। बिना गिल्ट के ना कहना एक सुपर पावर है। और अब हम आते हैं उस आखिरी नियम पर जो शायद दुनिया का सबसे पुराना और सबसे असरदार हथियार है। 10वां नियम, फियर मॉन्गरिंग, यानी डर फैलाना। तो हम पाएंगे कि पूरे मानव इतिहास में डरे हुए लोगों को कंट्रोल करना हमेशा सबसे आसान काम रहा है। जैसे न्यूज चैनल जो 24 घंटे दिखाते हैं कि कैसे कोई नई बीमारी या कोई अनजान दुश्मन हमें खत्म करने वाला है, या राजनीतिक बयानबाजी जो ये डर दिखाती है कि अगर फला चीज नहीं हुई तो देश बर्बाद हो जाएगा, या फिर वो कॉस्मेटिक कंपनियां जो टीवी पर ये डर बेचती हैं कि अगर उनकी एंटी एजिंग क्रीम नहीं लगाई तो आप बदसूरत दिखेंगे और समाज आपको स्वीकार नहीं करेगा। डर हमारे दिमाग की तार्किक क्षमता को पूरी तरह से पंगु बना देता है। जब इंसान डरा हुआ होता है तो वह सुरक्षा की तलाश में अंधा हो जाता है और किसी भी अथॉरिटी, किसी भी नेता या किसी भी प्रोडक्ट की शरण में जाने को तैयार हो जाता है। इसका बचाव यही है कि हमें डर जो कि सिर्फ एक भावना है और तथ्यों जो कि हकीकत हैं, उनके बीच का फर्क समझना होगा। बिल्कुल, जब भी कोई हमें डराने की कोशिश करे तो हमें रुक कर सोचना चाहिए कि इस डर को फैलाने में सामने वाले का अपना क्या फायदा छुपा है। बिल्कुल सही कहा। अब हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है उसमें इन 10 नियमों के बाद एक बहुत ही दिलचस्प बोनस सेक्शन भी है जो ये बताता है कि हम सिर्फ बाहरी दुनिया का शिकार नहीं होते। हाँ, बल्कि हम खुद भी अपने साथ ये खेल खेलते हैं, खुद को धोखा देना, जिसे सेल्फ डिसेप्शन कहते हैं। जैसे हम सोचते हैं बस एक और चिप्स खा लूं, कल से पक्का डाइट शुरू करूंगा। हाँ, और एक और मजेदार बात जो सोर्स मटेरियल में साफ की गई है वो यह है कि डार्क साइकोलॉजी की इन तकनीकों का इस्तेमाल जाने अनजाने में हर कोई करता है। हर कोई? हाँ, एक छोटा बच्चा जब जमीन पर लोटकर रोते हुए आइसक्रीम मांगता है तो वो भी एक तरह का मैनिपुलेशन है। वो अपने माता पिता के गिल्ट और सोशल प्रेशर का इस्तेमाल कर रहा है। अरे हाँ,
या फिर एक डॉक्टर जब किसी जिद्दी मरीज को दवा खिलाने के लिए थोड़ा डराता है कि अगर दवा नहीं ली तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। तो क्या वो बच्चा या वो डॉक्टर डार्क साइकोलॉजी का विलन है? नहीं, और यही सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। असली फर्क सिर्फ और सिर्फ इरादे या इंटेंट का होता है। तकनीकें न्यूट्रल होती हैं। अगर इरादा किसी का नुकसान करके उसकी आजादी छीनकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने का है तो वो डार्क साइकोलॉजी है। लेकिन अगर इरादा किसी की भलाई का है तो वही तकनीकें सकारात्मक बन जाती हैं। ये इरादे वाला बिंदु बहुत ही अहम है, लेकिन जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो थोड़ी घबराहट होना स्वाभाविक है। बिल्कुल। सोर्स मटेरियल में अगले 5 से 10 सालों की एक बहुत ही यथार्थवादी लेकिन डराने वाली भविष्यवाणी की गई है। टेक्नोलॉजी इस मैनिपुलेशन को उस स्तर पर ले जाने वाली है जिसकी हमने शायद कल्पना भी नहीं की है। भविष्य के 3 बड़े खतरों का बहुत स्पष्ट विश्लेषण किया गया है। पहला है एआई मैनिपुलेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्मार्ट हो जाएगा कि वो हमारे डिजिटल फुटप्रिंट से हमारी सबसे गहरी मनोवैज्ञानिक कमजोरियों को पहचान लेगा। उसे पता होगा कि हमें गिल्ट से कंट्रोल करना आसान है या डर से, और वो उसी हिसाब से हमें टारगेट करेगा। दूसरा सबसे बड़ा खतरा है डीप फेक। ये सिर्फ राजनेताओं के नकली वीडियो तक सीमित नहीं रहेगा। सोचिए, आपके पास एक वीडियो कॉल आती है, स्क्रीन पर आपके पिता का चेहरा है, हूबहू उनकी आवाज है, और वे कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, तुरंत इस नंबर पर पैसे भेज दो। ये तो रूह कंपा देने वाला है। कोई भी बच्चा अपने पिता को उस हालत में देखकर तर्क नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं, वो इंसान नहीं होगा, वो एक डीप फेक एआई होगा जो स्कार्सिटी, अथॉरिटी और फियर का एक साथ इस्तेमाल कर रहा होगा। उसे असली से अलग पहचानना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और तीसरा खतरा जो साइंस फिक्शन जैसा लगता है लेकिन हकीकत बन रहा है, न्यूरो मार्केटिंग, जहां अब सिर्फ हमारे क्लिक्स या लाइक्स ट्रैक नहीं होंगे, बल्कि ब्रेन स्कैन और न्यूरल डेटा के जरिए ये पढ़ा जाएगा कि किसी विज्ञापन को देखकर हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। हाँ, वे हमारे अवचेतन मन को डिकोड कर लेंगे। तो ये बात तो साफ है कि आने वाला समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाला है। इस पूरे सोर्स मटेरियल और आज की इस गहन चर्चा का सार यही है कि ये जो भी ज्ञान हमने आज डिकोड किया है, ये दूसरों पर हावी होने के लिए नहीं है। ये खुद को जागरूक बनाने के लिए है। हम सब स्मार्ट हैं, जागरूक हैं। जब हमें पता होता है कि बाजार और समाज में क्या खेल चल रहा है, तभी हम उस खेल से बाहर निकल सकते हैं। जब कोई जल्दी फैसला लेने का दबाव बनाए तो हमें रुकना चाहिए। जब कोई जरूरत से ज्यादा तारीफ करे तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। और जब कोई डराने की कोशिश करे तो भावनाओं में बहने के बजाय तथ्यों की जांच करनी चाहिए। ये जागरूकता ही वो इकलौता सुरक्षा कवच है जो हमें इन मानसिक हमलों से बचा सकता है। बिल्कुल सही। आज की इस चर्चा का अंत हम एक ऐसे विचार के साथ करना चाहते हैं जो भविष्य की इसी न्यूरो मार्केटिंग की तकनीक को एक कदम और आगे ले जाता है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबको सोचने पर मजबूर कर दे। जरा सोचिए, अगर भविष्य में न्यूरो मार्केटिंग हमारे दिमाग के सिग्नल्स को इतनी बारीकी से पढ़ने लगेगी तो क्या हमारे विचारों, हमारे डर और हमारी भावनाओं का कच्चा डेटा भी किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी की संपत्ति बन जाएगा? अगर हमारी आज की स्मार्ट वॉच या कल के न्यूरल डिवाइस हमारे हर छोटे बड़े डर, हमारी खुशी और हमारे हर तनाव को रियल टाइम में ट्रैक करने लगेंगे, तो क्या भविष्य में हमारे पास अपने ही ख्यालों की प्राइवेसी बचेगी? या फिर क्या हमारा अपना ही दिमाग, हमारी अपनी ही धड़कनें हमारे खिलाफ काम करने वाले सबसे बड़े जासूस बन जाएंगे? ये सोचने वाली बात है। इसी गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज के इस गहन विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। अपने फैसलों पर विचार करते रहिए और सवाल पूछते रहिए। ये बहुत जरूरी है कि हम सब सतर्क रहें और अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल हमेशा अपने ही हाथों में रखें। हम जल्द ही एक और नए विषय के साथ लौटेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।